तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है समांतर प्लेट संधारित्र, है ना। तो इसको समझना है आपको क्या होता है। तो देखें आप सभी, समांतर प्लेट संधारित्र, देखो ये हमने 2 प्लेट ले ली इस तरीके से, समझना आप, ये ऐसी 2 प्लेट ले ली, ओके। दोनों को हमने, दोनों समान क्षेत्रफल की हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान, ज्यामिति समान है, मतलब एक जैसी बनी हुई है, बिल्कुल सेम बनी हुई। अब दोनों को हमने आवेशित किया, आवेशित किया तो इस प्लेट को हमने धनावेश दिया, ठीक है, ऐसे जो इस पे एक समान रूप से वितरित हो गया, धनावेश दिया प्लस क्यू आवेश दे दिया, और दूसरी प्लेट को हमने दिया ऋणावेश, ठीक है, ये भी एक समान रूप से वितरित हो जाएगा यहाँ। तो इसको कितना आवेश दे दिया, -Q। तो 2 प्लेट ली, दोनों पे आवेश का परिमाण तो समान है, लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत, एक धनावेश है और एक ऋणावेश, समझ गए ना। परिमाण समान है, मतलब आवेश का अंकिक मान समान है, और प्रकृति क्या है बताओ, विपरीत, ठीक है। फिर आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, सेकंड चैप्टर में विद्युत फ्लक्स पहला टॉपिक था, उसके बाद दूसरे टॉपिक में। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा जो है, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है बताओ, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो यहाँ आप देखो, तो ये +Q आवेश इस A क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर वितरित है एक समान रूप से, ठीक है क्या बताओ, +Q आवेश इस A क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर वितरित है, तो Q बटे A इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा, और सिग्मा का नाम क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या नाम है बताओ, पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब क्या हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, ठीक है। तो इस प्लेट का, इस पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, +सिग्मा, और इस पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, -सिग्मा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये था। तो यहां तक अपन ने पढ़ाई। फिर अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अचालक पट्टिका के कारण, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र 5वां अनुप्रयोग था। तो कोई भी ऐसी है अचालक पट्टिका है, आप ध्यान करो, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, कहीं भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस बिंदु पे। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया था σ/ε0, σ/2ε0, पढ़ा था क्या आपको, सेकंड चैप्टर याद करना होगा। एक तो चालक गोला, चालक गोले के लिए क्या आया था, बाहर KQ/r², अचालक गोले के लिए भी बाहर KQ/r², पृष्ठ पे आया था KQ/R² आया था। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र आया था चालक गोले के लिए तो 0, और अचालक गोले के लिए आया था KQ/r, ये दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले। फिर आया था एक अनंत रेखीय आवेशित चालक तार, उसके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया था 2K/r आया था। फिर इसके बाद आया था अचालक पट्टिका, आप याद करो, ऐसी एक अचालक पट्टिका ली थी अपन ने जिसमें आवेश था गाउसियन पृष्ठ, एक बंद बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी। ऐसे 3 पृष्ठ लिए थे, S1, S2, S3, ध्यान है। इससे विद्युत क्षेत्र निकाला था, तो E बराबर कितना आया था, σ/2ε0, ठीक है। तो अगर ये आपको याद है तो बधाई हो, और अगर याद नहीं है तो चैप्टर 2 के वीडियो देखें। गाउस के नियम के बाद जो 5 अनुप्रयोग हैं उसमें चौथे नंबर का अनुप्रयोग है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। तो देखो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कोई भी एक पट्टिका है आवेशित अचालक पट्टिका या आवेशित पतली चालक पट्टिका है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र इसके आसपास
कहीं भी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो, हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है आज का, समांतर प्लेट संधारित्र। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, समांतर प्लेट मतलब समांतर प्लेटें होंगी, और संधारित्र क्या होगा, संधारित्र कल बताया था। संधारित्र में क्या आया था, एक प्लेट ए रखी थी जिस पे धनावेश था, याद करो, एक प्लेट बी रखी थी इधर जिस पे यह अनावेशित थी, लेकिन प्रेरण के कारण यहाँ ऋणावेश आया था और यहाँ धनावेश आया था। इस धनावेश को भूसंपर्कित किया था, ये पृथ्वी में चला गया तो केवल ये ऋणावेश रह गया। तो ये जो है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं अपन, संधारित्र। संधारित्र का मतलब क्या है, दो प्लेटें आमने सामने रखी हो और दोनों पे आवेश परिमाण में समान हो और प्रकृति में विपरीत, ठीक है। तो धीरे धीरे बनाएंगे अपन इसकी डेफिनेशन टुकड़ों में। तो ये दो प्लेटें हो गई। अब समझना, ये प्लेटें अभी 3D व्यू में दी हैं, 3D में। अब इनको मैं 2D में बनाऊँ। जैसे ये प्लेट है, इसको सीधा करके और यूँ रख दें, यूँ ऐसे, समझ रहे हो। तो आपको केवल ये साइड ही तो दिखाई देगी, ऐसे ही बोलो, आप समझ पा रहे हो क्या। अभी ये प्लेट ऐसे रखी है, यूँ रखी, इसको ऐसे घुमा के और यूँ रख दो तो आपको क्या दिखेगा, यही तो दिखेगा बस, ये एक लाइन। ऐसे इस प्लेट को भी घुमा के यूँ रख दो तो एक ये लाइन दिखेगी, एक ये लाइन ले ली, क्लियर है। दोनों पे बराबर और विपरीत आवेश है, लेकिन आवेश हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपन आवेश को रिप्रेजेंट ना करके इसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आवेश की जगह पृष्ठ आवेश घनत्व लिख देता हूँ मैं, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। बात एक ही है, दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि Q लिखोगे तो वो आवेश को व्यक्त करेगा और सिग्मा लिखोगे तो वो प्रति एकांक क्षेत्रफल के आवेश को व्यक्त करेगा। लेकिन अपने फॉर्मूले में यही काम आएगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। आप चाहो तो Q भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, दो प्लेटें। अब देखो, इनमें से एक पे तो धनावेश है और दूसरे पे ऋणावेश है, और इनका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रख दिए और कुछ दूरी पर रख दिए। कुछ दूरी कितनी है बताओ, d, है ना। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर माना है। कितना माना है बताओ, यही, क्लियर है। अब शुरू करें, तो शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ, ये एक धनावेश है, इस धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, यूं यूं ऐसे निकलेंगी या नहीं। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये मैं बोलूँ, इस बिंदु पर क्या होगी दिशा, ये। इस बिंदु पर दिशा क्या होगी, ये। धनावेश से दूर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी है, धनावेश के कारण, तो उस बिंदु पर धनावेश से दूर आएगी, धनावेश से बाहर की ओर। और अगर यह ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करती हैं, ऐसे ही हो। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछिए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, ऋणावेश की ओर। तो ये याद रखो, अगर धनावेश उपस्थित है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछिए तो धनावेश से दूर, और अगर ऋणावेश उपस्थित है और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछिए तो ऋणावेश की ओर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो अब शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले डेफिनेशन समझे, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होगा। तो क्या लिखेंगे कि दो चालक पट्टिकाएं जिनका क्षेत्रफल समान है, या ऐसे कह सकते हो कि दो चालक पट्टिकाएं जो ज्यामितीय रूप से समान है। ज्यामिति मतलब एक जैसी बनी हुई है उनकी ज्यामिति, ठीक है। ज्योमेट्री मतलब कंस्ट्रक्शन, बनाना। तो ऐसी दो चालक पट्टिकाएं हैं जो ज्यामितीय रूप से समान है ना। दोनों को एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर रख दिया जाए और दोनों पर आवेश
का परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो। दोनों पर आवेश का परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो तो पट्टिकाओं का ऐसा संयोजन या पट्टिकाओं की ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी बताओ? समांतर प्लेट संधारित्र। डेफिनेशन को रटना नहीं है, रट्टा मारने से भूल जाओगे, खुद ही बनाओ। मैंने धीरे धीरे समझाया और यही बनाई। कैसे बनाई? सीधी सी बात है कि दो चालक पट्टिकाएं जो ज्यामितीय रूप से समान है, जिन पर आवेश का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, एक दूसरे के सामने अल्प दूरी पर एक दूसरे से समांतर स्थित है या नहीं? तो ऐसी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या कहलाती है बताओ? समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर है क्या बताओ? अपने हिसाब से शब्दों को कैसे भी सेट करो, चीज़ें यही होनी चाहिए जो मैंने बोली है। क्लियर है? दो पट्टिकाएं ज्यामितीय रूप से समान हो, दोनों पर आवेश का परिमाण समान हो, प्रकृति विपरीत हो, ठीक है, दोनों अल्प दूरी पर रखी हो और एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी बताओ? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखेंगे आप। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो आप, इधर दिखाता हूं मैं, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है या नहीं? अब मुझे बताओ, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाएं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से खींचेंगी इस पे? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचते हैं अपन? धनावेश से ऋणावेश की ओर। कैसे खींचते हैं? धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ये धनावेश से ऋणावेश की ओर खींचेंगी इस तरीके से, यूं। समझ रहे हो आप? यूं धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी। दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी, जो ये बताती हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान है। समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको व्यक्त करती हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र को। तो एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है प्लेटों के बीच में, बोलो है? जबकि प्लेटों के किनारों पर जाएं तो किनारों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगी, ऐसे धनावेश से ऋणावेश की ओर होंगी, लेकिन समांतर रेखाएं ना होकर वक्राकार होंगी। क्यों होंगी वक्राकार? कारण बताओ। हमने क्या बताया था? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन क्या है? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा काल्पनिक सतत वक्र हैं, घुमावदार वक्र हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं घुमावदार वक्र होती हैं ऐसी, लेकिन बीच में नहीं घूमी। कारण क्या है? कि बीच में क्या बहुत सारे धनावेश और बहुत सारे ऋणावेश उपस्थित है। तो अगर ये ऐसे घूम के जाए यूं तो ये ऊपर वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को काटेगी, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को एक दूसरे के समांतर सेट कर लेती हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाया जाए तो दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी। एक दूसरे के समांतर रहेंगी मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जबकि किनारों पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होंगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र असमान रहेगा। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान रहना और किनारों पर अलग अलग रहना, इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आगे आओ, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। इसकी धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था धारिता का, C बराबर Q/V। कैपेसिटेंस धारिता बराबर आवेश बटे विभव, कल बताया था मैंने आपको अच्छे से। तो ये धारिता ज्ञात करनी है इस समांतर प्लेट संधारित्र की। कैसे करें, तरीका देखना आप ढंग से। यहाँ आओ, ये दोनों प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, तो कहीं भी बीच में एक बिंदु ले लेते हैं। ये इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या नहीं? तो मैंने अभी अभी यहाँ बताया था
कि किसी एक प्लेट के कारण उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या होगा, इसका पृष्ठावेश घनत्व, एप्सिलॉन नोट विद्युतशीलता, नियतांक है या नहीं, बोलो। एक प्लेट के कारण, चाहे इधर चाहे इधर, एक प्लेट के कारण उसके आसपास किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। सेकंड चैप्टर में गाउस के नियम के अनुप्रयोग से आया है। तो बताओ, ये एक प्लेट है, धनावेशित प्लेट, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। बोलो होगी या नहीं होगी, आप समझना। जैसे लिख देते हैं E1 पहली प्लेट के कारण कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, इतनी होगी। परिमाण तो ये होगा, और दिशा क्या होगी, दिशा बताओ। तो धनावेशित प्लेट के कारण इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिशा क्या रहेगी, धनावेश से दूर, धनावेश से दूर। तो धनावेश से दूर मतलब इस तरफ E1 की दिशा होगी। क्लियर। अब एक प्लेट और रखी है ऋणावेशित प्लेट, ये वाली। तो ऋणावेशित प्लेट के कारण भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, होगी या नहीं। तो उस तीव्रता को अपन मान लेते हैं E2, और इसका भी पृष्ठावेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह काम में नहीं लेते हैं, केवल परिमाण काम में लेते हैं न्यूमेरिकल हल करते समय। ये मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि जब सदिश राशियाँ पढ़ रहे हैं अपन, तो सदिश राशियों में माइनस और प्लस के चिन्ह दिशा को बताते हैं। तो माइनस और प्लस का चिन्ह साथ में लेना आवश्यक नहीं है, केवल परिमाण लो और माइनस और प्लस से क्या पता कर लेंगे, दिशा। जबकि अदिश राशियों में, अदिश राशियों की तो दिशा ही नहीं होती है, तो अदिश राशियों की दिशा होती नहीं है, तो उसमें फिर माइनस का चिन्ह यदि है तो साथ में लेके चला जाएगा। जैसे विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसमें आवेश का चिन्ह लेके चलते हैं, जबकि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में चिन्ह नहीं लेते, क्योंकि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ चिन्ह से विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल परिमाण लेंगे अपन। तो दूसरी पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र है E2 वो इतना होगा, और इसकी दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर ये ऋणावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इस बिंदु पर ऋणावेश की ओर। समझ गए ना आप, धनावेश से तो कैसे होती है, दूर, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर। तो E2 आ गया, पहली प्लेट के कारण निकाल लिया, दूसरी प्लेट के कारण निकाल लिया। तो बताओ इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, दोनों समान दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएंगे सदिश में। तो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया E बराबर सिग्मा, E बराबर E1 प्लस E2 हुआ है ना, दोनों समान दिशा में जुड़ जाएंगे। तो E1 प्लस E2 का मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई, या कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो माइनस है, माइनस से मतलब नहीं, इस माइनस से दिशा का निर्धारण कर लिया, दोनों समान दिशा में आए तो दोनों के परिमाण जुड़ गए। तो बताओ प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर 1। क्लियर है, समझे। अब ये भी बताया कि दोनों प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वो एक समान होगा, एक समान मतलब हर बिंदु पर एक जैसा होगा। तो यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। बोलो रहेगी या नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आपने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा था KQ बटे R। दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है, गौर से देखो आप। यहाँ नीचे R से गुणा कर दूं और ऊपर भी R से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, अंश और हर में R से गुणा कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये तो V बराबर E गुणा R। समझ में आया, विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होगा, V बराबर E गुणा R। दूसरा मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया भी था,
विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, वहाँ कुछ ऐसा बताया था, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन EdR, बताया था ऐसा संबंध, V बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन EdR। अब इसमें अगर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत हो तो E को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन dr, और dr का इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा r, और माइनस चिन्ह को आप भूल जाओ, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव में कमी हो रही है। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि, तो इसकी दिशा तो बताएगा नहीं, तो माइनस चिन्ह क्या बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव में कमी हो रही है, और प्लस चिन्ह होता तो क्या बोलते, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव में वृद्धि हो रही है। तो कमी और वृद्धि को बताता है, लेकिन हम तो केवल परिमाण लेके चलें तो परिमाण क्या आएगा बताओ, E गुणा R। क्लियर है, समझ आया है? तो अब मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि ये जो दोनों प्लेट हैं, ये जो दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर मान लेते हैं अपन V। माना दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करें तो विभवांतर को V से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, तो V2 माइनस V1, ऐसे भी लिख सकते हो V1 माइनस V2, या पूरे विभवांतर कोई V से लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए मैंने V से लिख दिया। तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या है, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, ये तो बताया, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी अभी अभी बताया। तो दूरी कितनी है प्लेटों के बीच में, D, तो विभवांतर कितना आ जाएगा, E गुणा D। बोलो आ गया है ना, क्लियर है? समीकरण 1 से E का मान रखो, तो समीकरण 1 से E का मान रखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट गुणा D। सही है यहाँ तक? बोलो, E का मान रख दिया यहाँ से। अब मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया, सिग्मा क्या होता है, पृष्ठावेश घनत्व, किससे लिखते हैं, Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A लिखो आप, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू D। क्या सही है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D, सही है ना? हमें क्या ज्ञात करना है, धारिता। धारिता का फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q अपॉन V। क्या यहाँ पे Q अपॉन V बन सकता है क्या, देखो बन जाएगा। V को इधर ले आओ डिवाइड में, बाकी उधर ले जाओ, तो क्या आएगा बताओ। देखो नीचे जो डिवाइड में, ये तो इधर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो एप्सिलॉन नोट A, और D यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, इधर रह गया Q, और V को ले आए नीचे, बन गया Q अपॉन V, और Q अपॉन V को ही क्या बोलते हैं अपन, C। तो धारिता का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी आएगी बताओ, एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। एप्सिलॉन नोट क्या है, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। A क्या है, A किसी भी प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों का समान लिया था। D क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। तो बताओ समांतर प्लेट की धारिता किस पे निर्भर करती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एप्सिलॉन नोट मतलब माध्यम पे, माध्यम बदलने पे ये बदलता है। एप्सिलॉन नोट मतलब माध्यम पे, प्लेट के क्षेत्रफल पे, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाई जाए तो धारिता घटेगी, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो धारिता बढ़ेगी। क्लियर है? तो ये हो गया निर्वात में। अगर माध्यम में लेना चाहें, किसी माध्यम में धारिता निकालें, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, पढ़ा है ना? तो एप्सिलॉन कितना आ जाएगा बताओ, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन। तो अगर माध्यम में धारिता निकालें, मान लो बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए, तो धारिता कितनी आएगी, तो बताओ एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन इंटू A अपॉन D।
ये तो लिखेंगे। और फिर एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट ए। क्लियर है? तो दोनों में समझ में आया अंतर। अगर निर्वात या हवा में ज्ञात कर रहे हो तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और माध्यम में ज्ञात कर रहे हो तो एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता से और गुना हो जाएगा। हर बार यही होगा, जहाँ भी एप्सिलॉन नोट है अगर माध्यम में रखोगे तो वो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाता है। एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता है, हर माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। जैसे हवा निर्वात के लिए लगभग 1, जल के लिए, शुद्ध जल के लिए 80, चालक के लिए अनंत, ऐसे बताए थे यानी। माइका के लिए 6, कुछ ऐसा होता है अलग अलग। ठीक है, वो बुक में आपको दिया होगा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो ये समझ में आया? कोई डाउट इसमें? अब देखो, इसके बाद इसी पे आधारित कुछ इसी में छोटे मोटे केस लगाएंगे, छोटे छोटे केस कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसमें माध्यम भरे जाएं। इसकी प्लेटों के बीच में क्या भरा जाए, माध्यम। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना, माध्यम भरते हैं तब ये आता है ना। ठीक है, तो अब देखना, अगर माध्यम भर दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आप, पहला केस पीपी है, पीपीसी की धारिता पर प्रभाव। ठीक है, आलसी आदमी, साइंस के स्टूडेंट आलसी होते हैं ना। अरे तो आपको समझाना है इसलिए ये लिख दिया, नहीं मैं ये भी नहीं लिख देता, ये भी शॉर्ट में लिख देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर प्रभाव। कब? जब पहला केस ले रहे हैं, जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, ऐसे लिखना है। मैं आलसी हूँ, कुछ बुढ़ापे का असर है तो इतने शॉर्ट में चलता है काम, है ना। परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए प्लेटों के बीच में, तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो मैंने डायरेक्ट तो समझा दिया, लेकिन यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे? देखो, बड़ा आसान है। ये समांतर प्लेट संधारित्र लिया, अभी अभी बताया। ये इस पे धनावेश होगा, इतना ही ऋणावेश इस पे होगा। इसका पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा, और ये डी। अब हम प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भर रहे हैं। कैसे भर रहे हैं? पूर्णतः मतलब खूब अच्छी तरीके से, हर कोने में ठूस ठूस के भर रहे हैं, कोई भी जगह खाली नहीं रह जाए, कहीं भी बीच में गैप ना रह जाए। तो देखो, हमने यहाँ पे सब जगह पे, यहाँ पे ऐसे मान लो परावैद्युत माध्यम भर दिया। परावैद्युत माध्यम को मैंने इन छोटे छोटे वृत्तों से निरूपित किया है, दोनों प्लेटों के बीच में भर दिया ऐसा। परावैद्युत माध्यम क्या होते हैं, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में बताएं। कागज़, मोम, शीशा, अभ्रक, तेल, जो भी है ना। तो ये ऐसा कोई परावैद्युत माध्यम पूरी तरीके से भर दिया है हर जगह पे। तो अब बताओ इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र अभी ज्ञात किया था अपन ने। कैसे ज्ञात किया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। कितना आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। लघुत्तम लेके हल कर लो आप। सही है, तो यही याद रखो, अब डायरेक्ट बार बार यही काम आएगा। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बताओ? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, यही था। तो ये जो विद्युत क्षेत्र था ये कब था? हवा या निर्वात में। ये विद्युत क्षेत्र कब था? हवा या निर्वात में। बोलो, था या नहीं? क्लियर है? अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि प्लेटों के मध्य क्या भरा हुआ है? माध्यम। तो माध्यम भरने पर विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में क्या परिवर्तन आएगा? एप्सिलॉन नोट की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? ओनली एप्सिलॉन लिखेंगे या नहीं? क्लियर है? तो एप्सिलॉन लिख दिया, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिखते हैं? तो आपको फॉर्मूला पता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, यही तो होती है। तो एप्सिलॉन का मान क्या रखेंगे? गुणा करके। तो गुणा करके यहाँ रखो तो ई कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर, सही है। विभव ज्ञात करो, विभव
तो विभव कितना आएगा, विभव V। अभी फॉर्मूला बताया था E गुणा D, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, अभी आया था ना, V बराबर E गुणा R। तो विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये रख दे, ये वाला। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाई एप्साइलन R एप्साइलन नोट इंटू D। क्लियर है। सिग्मा की जगह क्या बताया था, पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपॉन A, तो V बराबर Q अपॉन A एप्साइलन R एप्साइलन नोट इंटू D। V को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर फेंक दो, तो याद आएगा एप्साइलन R एप्साइलन नोट A अपॉन D बराबर Q अपॉन V। और Q अपॉन V को क्या बोलते हैं, C। तो C आ गया एप्साइलन R एप्साइलन नोट A बाई D। आ गया क्या, क्या यहाँ पे भी यही फार्मूला बताया था। अब देखो इसको CM बोल दो, CM मतलब मीडियम में, माध्यम में। और ये फार्मूला किसका था, ये निर्वात में धारिता ज्ञात की थी, तो कौन सा फार्मूला आया था, यही तो आया था एप्साइलन नोट A अपॉन D। अभी यहाँ पे माध्यम में तो क्या हो गया था, इससे गुणा, माध्यम में धारिता निकालें तो एप्साइलन R से गुणा हो गया था, और निर्वात में निकाली थी तब तो यही आई थी, सही है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, C माध्यम बराबर एप्साइलन R गुणा C निर्वात। क्लियर है क्या। तो मतलब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसी भी माध्यम में निर्वात की धारिता का एप्साइलन R गुणा हो जाती है, निर्वात की धारिता का एप्साइलन R गुणा हो जाती है। इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये केस आपको समझ में आया अच्छे से। आगे देखो, अब इसी में लेते हैं दूसरा केस कि अगर ये परावैद्युत माध्यम पहले तो कैसे भरा था, पूर्णतः, अब की बार पूर्णतः नहीं भर रहे हैं, आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से मतलब कुछ भाग में परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो और कुछ भाग में नहीं हो, तब धारिता का फॉर्मूला क्या आएगा या धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखें आप, ये धनावेशित प्लेट है अपनी, ये ऋणावेशित प्लेट है। अब की बार परावैद्युत माध्यम भर दिया आंशिक रूप से, ये परावैद्युत माध्यम भर दिया ऐसे। और कितनी चौड़ाई में भरा इसको, T, इसकी चौड़ाई क्या मान लेते हैं अपन, T। ठीक है। तो अब की बार दूसरा केस जो अपन ले रहे हैं उसमें क्या है, परावैद्युत माध्यम भरा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, लेकिन कैसे भरा गया है, आंशिक रूप से। आंशिक का मतलब प्लेटों के मध्य जो भाग है उसके कुछ भाग में परावैद्युत माध्यम है और कुछ में नहीं है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करें और विद्युत विभव कैसे ज्ञात करें, तो करें शुरू। आप मुझे बताओ कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या उपस्थित होगा, निर्वात या हवा। और बीच में ये जो क्षेत्र है ये क्या हो गया बताओ, माध्यम। ये तो निर्वात या हवा और ये क्या हो गया बताओ, माध्यम। बोलो हुआ है नहीं, क्लियर है। तो देखो आप, निर्वात में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बताया था ना, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर एक समान रहता है ना, सब जगह यहाँ बताया था एक समान रहता है। तो किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, निर्वात में, तो निर्वात में कितना आया था फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किस में आया, निर्वात में। वैक्यूम लिख सकते हो आप, वैक्यूम, V4 वैक्यूम। तो निर्वात में तो विद्युत क्षेत्र इतना रहेगा, मतलब दोनों प्लेटों के मध्य ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसमें कहीं भी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पता करो तो कितना रहेगा बताओ, इतना रहेगा। अब बात करते हैं बीच वाले क्षेत्र की। माध्यम में EM, M मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम में, तो माध्यम में पता करो। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये माध्यम हो गया। तो इस क्षेत्र में कहीं भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे दोनों प्लेटों के मध्य, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही रहेगा।
लेकिन यहाँ माध्यम उपस्थित है तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। समझ में आया है? बोलो कोई दिक्कत? ये माध्यम है, माध्यम में ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे हवा या निर्वात है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला। सही। और इसको क्या लिख सकते हैं, अभी अभी बताया था मैंने, एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। लिखते हैं क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नोट। इससे एप्सिलॉन का मान रख देंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। हो गया। माध्यम में विद्युत क्षेत्र पता है और इस खाली क्षेत्र में, रिक्त क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र पता है। अब बात करें दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, समझना। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर यदि ज्ञात किया जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर जब ज्ञात करेंगे तो ये विभवांतर दो विभवांतरों का योग होगा। क्यों होगा? दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है। तो एक तो ये रिक्त क्षेत्र में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर, और एक ये माध्यम में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर। दो विभवांतर होंगे, दोनों का योग किसके बराबर होगा, इन प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के। ठीक है। तो देखो V बराबर, अब विभवांतर कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था विभवांतर का विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, ये तो बताया था। तो देखो पहला वाला मैं ले रहा हूँ, पहला वाला जो मान के चल रहे हैं, या इसको ऐसे लिख दो, वी वैक्यूम और V मीडियम, ऐसे लिख दे, V वैक्यूम और V मीडियम। तो वैक्यूम में लेते हैं, तो वैक्यूम में विभवांतर का फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। सही है क्या? वैक्यूम में विद्युत क्षेत्र और वैक्यूम की दूरी प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र, मीडियम में और माध्यम की दूरी। सही लिखा है क्या बताओ? V का फॉर्मूला E गुणा D। बोलो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। विभव का फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। ये किस में लेना है, निर्वात में, और ये किस में लेना है बताओ, माध्यम में। सही है बताओ? माध्यम में लेना है। अब देखो आगे, निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये रहा। निर्वात की दूरी, निर्वात की दूरी कितनी है इसको बाद में देखना, इसको यही छोड़ो, एक बार पहले आगे आओ। माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है, माध्यम में ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट। और माध्यम की दूरी, माध्यम की दूरी कितनी है, T। माध्यम की दूरी कितनी है बताओ, T। अब बताओ निर्वात की दूरी कितनी है। तो देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो गई D, और माध्यम की दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक T। तो शेष जो बचा वो क्या बचा, निर्वात। तो निर्वात कितनी दूरी में फैला हुआ है, D माइनस T। D में से T को घटा दें तो शेष क्षेत्र आ गया, तो यहाँ आ जाएगा D माइनस T। क्लियर है क्या बताओ? हो गया ही। अब कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, D माइनस T प्लस, ये तो कॉमन आ गया, तो T अपॉन एप्सिलॉन R। सही है। सिग्मा की जगह क्या लिखते हैं अपन, याद है, Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठावेश घनत्व, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A। D माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ एक माइनस T कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, तो यहाँ माइनस T कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ से माइनस T कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1/एप्सिलॉन R। सही है। अब क्या करना है, धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता का फॉर्मूला Q अपॉन V, तो Q अपॉन V बनाओ, Q अपॉन V। तो V को इधर ले आओ, इनको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो Q बटे में आ गया V, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो एप्सिलॉन नोट A, और ये यहाँ गुणा में, तो इधर भाग में जाएगा पूरा, तो पूरा भाग में आ जाएगा, तो D माइनस T और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। और Q अपॉन V को ही क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे या नहीं। तो जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, तब समांतर प्लेट की धारिता जो है वो कितनी रहेगी, एप्सिलॉन नोट A D माइनस T
ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये दूसरा केस था, और भी हैं इसमें 2 केस जो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है।